हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम एक नया शुरुआत कर रहे हैं। जैसा भी हो आप लोगों का साथ चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब 9th क्लास के जैक बोर्ड के किसी भी बच्चे को किसी भी ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। सारे बेस के साथ एक एक कॉन्सेप्ट समझाकर सारा टॉपिक सारा क्वेश्चन हम अपने इस चैनल पर देंगे। क्लास 9th जैक बोर्ड अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आगे हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड सबको देंगे। तो खैर वो बात की बात है, अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उस पर फोकस कर रहे हैं कि आज हम लोगों का क्लास 9th में क्या है। जैसे आज समझते हैं हम लोग टॉपिक क्या है, किस हिसाब से हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, कहाँ क्या होगा और कितना कितना पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। विषय सूची में हम लोग सबके पास किताब होगा। अब हम लोग देखते हैं कि पहला चैप्टर क्या है। हम लोगों का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। अब जो संख्या पद्धति है उसमें हम लोग जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, उनका दशमलव प्रसार क्या है, अवास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याओं पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, या फिर जो घातांक है घातांक, ये सब टॉपिक हम लोग का संख्या पद्धति में आ जाता है। अब हम लोग समझेंगे एकदम बेसिक के साथ, कोई प्रेशर नहीं होगा कि 8 में क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, समझ कर आ जाना कि साथ रहोगे तो एक भी ट्यूशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये उम्मीद करते हुए हम पढ़ाएंगे कि हम क्लासरूम में अपने बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं ठीक उसी ढंग से पढ़ाने का कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे किसी से पूछने का नौबत ना आए। ऐसा नहीं है कि अपरिमेय संख्या है 4 क्वेश्चन को हम बना दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, हो सकता है हमको ज्यादा मेहनत करना पड़े, लेकिन सारे बेस के साथ देंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा पे नहीं, हम लोग अभी चैप्टर 1 संख्या पद्धति भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पे चलते हैं। बाकी हम लोग आगे का चलेंगे, बहुपद होगा, बाकी चैप्टर वाइज हम लोग ऑल क्वेश्चन चलेंगे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए, तो हम लोगों का चैप्टर 1 क्या है? संख्या पद्धति। चैप्टर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, फिर हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या, फिर हम लोग आएंगे अपरिमेय संख्या में। तो प्राकृतिक संख्या जो बच्चे 8 में अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा किसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर किसी को नहीं पता है तो वो नोट करके लिख सकते हो, प्राकृतिक संख्या। देखो, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या यानी कि गणन की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को। तो गिनने हम लोग कितना से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6, जहां तक गिनेंगे हम लोग। 1 हो गया, 2 3 4 5, जहां तक गिन पाएंगे ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, यानी कि अगर प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन लिखोगे तो स्टॉप करके लिख सकते हो कि गणन की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जांपल पर 1 2 3 4 5 दे सकते हो। इसके बाद पूर्ण संख्या। इसके बाद क्या हुआ? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होता है ना, जैसे प्राकृत संख्या में हम लोग का क्या होगा? प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 6 ये सब हुआ। अब पूर्ण संख्या में क्या होगा ना, बस शून्य ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य, यानी कि 0 ऐड हो जाता है। यानी कि कोई सीधा शॉर्टकट में पढ़ा होगा सर पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6,
ये होता है। तो ये ठीक है, ये तो उसका एग्जाम्पल है, लेकिन पूर्ण संख्या का अगर डेफिनेशन यानी कि परिभाषा पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि शून्य के साथ मिलकर प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या, ये तो हम लोग समझ में आ गया कि गणन की संख्या को 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, उसमें अगर हम लोग शून्य को ऐड कर देंगे यानी कि जीरो को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। और शून्य के साथ साथ अगर हम लोग इसके ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो वो पूर्णांक हो जाता है। वो क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं के साथ पूर्ण संख्याओं के, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के साथ पूर्ण संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि देखो ध्यान से, इसको हम लोग डॉट 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 करेंगे, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये सभी पूर्णांक है। ये सभी क्या है, पूर्णांक है। और अब अगर देखा जाए सीधा सीधा करके एक टॉपिक पर, तो प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, 6, जहां तक हम लोग गिन पाएंगे। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहां तक गिन पाओगे वो सभी पूर्ण संख्या है। इससे जस्ट ऐड क्या हो जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 था। इससे 0 से जस्ट छोटा -1, -2, ये फिर हो गया -3, -4, -5, फिर -6, -7, -8, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोई कोई इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, 0 +-1 +-2 +-3 फिर +-4 फिर +-5 डॉट 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 करते हुए ये सभी पूर्णांक को हम लोग लिखते हैं। तो ये रही बात प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक की। पूर्णांक या हो या फिर तुम्हारा जाके वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती है, हम लोग उस चीज पर अब आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जान लिए। अब हम लोग जैसे संख्या पद्धति को जानने से पहले संख्या रेखा के बारे में जानते हैं। संख्या रेखा, जिसे हम लोग क्लास 8 में जो बच्चा पढ़ा होगा वो डायरेक्टली संख्या रेखा पर पढ़ा होगा कि 1/2 को दर्शाइए, 1/3 को दर्शाइए, 5 को दर्शाइए, 6 को दर्शाइए संख्या रेखा पर। आखिर वो संख्या रेखा क्या था, तो संख्या रेखा जस्ट यही वाला है जिसमें हम लोग ड्रॉ करते थे, यानी कि दर्शाते थे। जैसे शून्य से मान लो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, यहाँ से मान लो हम लोग 1 लेते हैं, कितना लेते हैं 1, फिर यहाँ कितना लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ता चला गया, ये -1, -2, -3, -4, ये सभी संख्याएं रेखाएं, संख्या रेखाएं। अब तुमको बोलेगा कि 4 को दर्शाएं, 4 को दर्शाएं तो हम लोग क्या करते थे, 4 को इस पॉइंट पर लिखते थे और 4 को ये पॉइंट पर यहाँ पे कर दिए कि ये 4 है, ये कितना है 4 है। लेकिन संख्या रेखा पर क्या 1, 2, 3, 4, देखो यहाँ से यहाँ तक संख्या रेखा पर समझो, ये मोटा मोटा सब जो है, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, और आगे तक बढ़ेगा, ये प्राकृतिक संख्या है। अगर इसके साथ हम इसको 0 को मिला लिए तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। इसके साथ अगर ऋणात्मक संख्याओं को मिला लिए तो क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। लेकिन क्या पूरा नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा क्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक पर ही सिमट कर रह जाता है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या है, देखो 1 और 2 के बीच में भी हम लोग का बहुत सारा नंबर है कि नहीं है। 1 और 2 के बीच में कितना कितना नंबर है, 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है, अपरिमित संख्या, अनेक संख्याएं हैं। क्या क्या है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, काफी हो सकता है 2 और 3 के बीच में इतनी संख्याएं हैं कि हम लोग गिनते गिनते बूढ़ा हो जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगा, है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग जाएंगे, सर अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 को, 7 को, 8 को प्राकृतिक संख्या बोल दिए, शून्य को मिला दिए तो पूर्ण संख्या बोल दिए, ऋणात्मक संख्या को मिला दिए तो पूर्णांक बोल दिए। लेकिन सर अगर 1.2, 2.1, 3.1 इस सबको कौन सी संख्या बोलेंगे, क्या होता है वो संख्याएं, तब जन्म लेती है, सॉरी जन्म नहीं लेती है, तब जानने की एक इच्छा होती है कि वो संख्याएं क्या है, और उस संख्या को कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या का अगर परिभाषा पूछा जाए तो वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। यानी कि वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे 1 वास्तविक संख्या है, 2 हम लोग जितना 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, 2.3 -3.5 -6, यानी कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं जिसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वो हम लोग डेफिनेशन को बोल भी दिए कि वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस पर, परिमेय संख्या पर, जो हम लोगों का टॉपिक भी है।
परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या का जो परिभाषा है वो लिख सकते हो कि वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p तथा q कोई पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होगा। यानी कि हम क्या बोले कि वैसी संख्या, राइटिंग थोड़ा चेक कर लेना, बार बार जो बोलते जा रहे हैं उस पर फोकस करना। वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p तथा q दोनों पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होगा, q बराबर 0 नहीं होगा। हालांकि और हायर में पढ़ेंगे तो p और q का मौसो एक होना चाहिए वो कटने के बाद, तो खैर वो सब बात की बात है, वो सब हम लोग जानेंगे। अभी कंडीशन को समझते हैं। तो परिमेय संख्या का क्या होता है? वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन है p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि p तथा q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक हम बताए अभी थोड़ा देर पहले कि पूर्णांक का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ये सभी पूर्णांक होता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे 1/2 दे दिया तो देखो ये p बटा q के रूप में है कि नहीं? एक बार p बटा q के रूप में, और देखो p बटा q के रूप में तो ये आ गया, p बटा q के रूप में जब आ गया तो ध्यान से देखो, जब ये p बटा q के रूप में आ गया, p भी क्या है? देखो 1 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, q भी 2 भी क्या है? एक पूर्णांक है। मतलब सर, और देखिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो 2 0 भी नहीं है। इसका मतलब 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब कोई बोलेगा कि -5/6, तो -5/6 भी देखो ये भी p बटा q के रूप में है, और -5 भी एक पूर्णांक है, 6 भी एक पूर्णांक है, और नीचे 0 भी नहीं है। इसका मतलब -5/6 भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या होने के लिए क्या कंडीशन होना होगा? उसे p बटा q के फॉर्म में होना होगा, p और q दोनों पूर्णांक होना होगा, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर हम लोग का फुलफिल कर जाता है तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। बात को समझो, जैसे यहाँ पे हो गया -3/-2, तो देखो ये भी p बटा q के फॉर्म में है, p बटा q के फॉर्म में है। p क्या है? -3, ये भी एक पूर्णांक है। q क्या है? -2, ये भी एक पूर्णांक है। अब क्या बात हुआ कि सर q नहीं 0 होना चाहिए, तो q तो 0 है भी नहीं। q 0 है क्या? नहीं है। इसका मतलब हम लोगों का -3/-2 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब हम लोग समझते हैं बातों को कि क्या कर सकते हैं। जैसे परिमेय संख्या के बीच में, परिमेय संख्या जो होता है उसे हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको नहीं लिख सकते उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो सर आप अपरिमेय संख्या का 1-2 पल एग्जांपल दे देंगे, ऐसा मन में सवाल आता होगा। तो चलो आते हैं। जैसे आप कोई बोल देगा कि √3 और बाय 2, तो देखो ये तो p बटा q के फॉर्म में है कि नहीं? ये p बटा q के रूप में, तो p बटा q के रूप में तो है, और देखो हम क्या दूसरा एक p बटा q के रूप में एक तो ये सेटिस्फाइड कर गया। 3 कंडीशन होना चाहिए ना, p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो सर p तो √3, लेकिन √3 क्या है? एक पूर्णांक नहीं है, पूरा अंक नहीं है। पूरा अंक है क्या? नहीं है। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। √3 को भी हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो हम लोग दर्शाए भी हैं 9 पर ग्राफ के साथ बनाकर। अगर यहाँ नहीं दर्शाते इसमें टॉपिक में है, अभी तुम लोगों का दर्शाने भी हम सिखाएंगे एकदम प्रॉपर्ली कि संख्या रेखा पर √3 कहाँ पे होगा, जो भी है। तो √3 यहाँ पे होगा जिसका वैल्यू 1.732 होता है, यानी कि 1 और 2 के बीच में कहीं पे होगा। तो जो भी है, यानी कि √3 सर संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। लेकिन परिमेय संख्या होने के लिए दोनों को क्या होना होगा? पूर्णांक होना होगा। यानी कि अब चलो कभी कभी सवाल आएगा, पहला ही सवाल हम लोगों का आएगा कि 0, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या देंगे? 1। ये परिमेय संख्या है या नहीं? हम लोग अगला एक्सरसाइज में यही चीज पढ़ेंगे। देखो ये p बटा q के फॉर्म में तो है, p बटा q के फॉर्म में तो है, लेकिन दोनों देखो, पहला कंडीशन ये फुलफिल कर गया कि p बटा q के रूप में है, सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो p और q देखो दोनों पूर्णांक भी है, 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तीसरा कंडीशन बोलता है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये तो 0/1 0, यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 3/0 मान लो 3/0 हो गया, ये तो परिमेय संख्या है, तीनों कंडीशन फुलफिल कर गया। अब जैसे यहाँ देखो, ये पहला कंडीशन कितना हो गया? p बटा q, ये p बटा q के रूप में हम लोग लिख दिए।
P और Q दोनों पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कंडीशन कहता है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन Q 0 है, यानी कि नीचे 0 है, यानी कि 3/0 हो या 5/0 हो, नीचे अगर 0 है इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। हम लोग परिमेय संख्या के बारे में इतना कुछ जाने, है ना। अब जानने के बाद हम लोग आते हैं किस पर, एक्सरसाइज पर, कि एक्सरसाइज क्या क्वेश्चन करता है क्या नहीं करता है। जो जो क्वेश्चन करेगा, जो जो टॉपिक होगा, हम लोग पूरे डीपली के साथ पढ़ेंगे, ताकि यहाँ पढ़ने के बाद ट्यूशन में जाने का जरूरत ना हो। ठीक है, कोशिश करते हैं जहां तक हो पाए। पहला क्वेश्चन पर आते हैं। हम आज इसको सीख नहीं पाए कि उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, हम कल आकर उसको और अच्छे से कर लेंगे। एनसीईआरटी का कौन सा प्रश्नावली 1.1। ये पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसी पे लिखने का कोशिश करते हैं। देखो बाबू, क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब परिमेय संख्या ही वही है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर P/Q के रूप में नहीं लिख सकते मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होगा, ये परिमेय संख्या का। तो हम लोग इसका जवाब होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होगा। यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, शून्य एक, यानी कि शून्य एक परिमेय संख्या है और हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। तो बोलोगे सर कैसे, जैसे 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ये P/Q के रूप में आ गया, P/Q के रूप में आ गया, और क्या आ गया, ये दोनों पूर्णांक भी है और Q 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर, तो हम लोग उसको लिख चुके हैं, लिख लेना उसको। क्या लिखोगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, हम यहाँ पे क्या लिख देगा, हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होगा। लिख दिया उसको। अब हम लोग का देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, हम बार बार बोले कि सिर्फ इससे क्वेश्चन नहीं, बाकी कोई भी बुक से अगर परिमेय संख्या निकालने बोले हम लोग उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम 2 क्वेश्चन बना के हम 5 मिनट में वीडियो को छोटा करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा वीडियो लंबा होगा लेकिन ट्यूशन पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। हम ये चीज कभी नहीं चाहेंगे कि ये 2 क्वेश्चन बताकर सिर्फ एक चैप्टर को कम। अगर यहाँ संख्या पद्धति पढ़ने के बाद समझ में नहीं आए तो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, कमेंट करके बोल सकते हो। हम नहीं चाहते कि 4 क्वेश्चन बना के कंप्लीट हो जाए। अब हम लोग समझेंगे कि 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या आखिर किस हिसाब से हम लोग उसको निकालते हैं, उस हिसाब से डीपली पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन हो जाए। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत तुम लोगों का भी लगेगा। हम लोग क्या बोले कि टॉपिक देखो एक्सरसाइज पे ही था, 3 और 4 के बीच में बहुत सारा 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 निकाल सकते हो। लेकिन हम लोगों का अब जो बेसिक के साथ है, क्या जानेंगे कि 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या आखिर क्या है और कैसे निकाल सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं। क्लियर, यानी कि देखो जैसे ये संख्या रेखा हो गया, संख्या रेखा हो गया, संख्या रेखा में क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये कितना हो गया, -1, -2, -3, -4, या फिर आगे -5, इधर 6, 7, 8 कुछ भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो बात है कि हम अभी थोड़ा देर पहले बोले, क्या बोले कि 1 और 2 के बीच में इतनी संख्याएं हैं जिसे हम लोग गिन नहीं पाएंगे, गिनते गिनते क्या हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे। लेकिन क्या 1 और 2 के बीच में क्या है, तो ये तुम लोग देखो, इसको अगर जूमिंग करोगे ना, स्केल कभी देखे 1 और 2 के बीच में 10 गो दाग होता है, 1.1, 2.2 हम लोग जो स्केल से करते हैं रूलर से, यानी कि जस्ट देखो यहाँ पे ये वाला है ना, देखो इसको हम लोग समझाते हैं। मान लो इस हिसाब से हो गया। देखो
ऑप्शन नहीं दिया इसका बड़ा करने का, चलो दिख जाता होगा। जैसे 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच में देखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, यहाँ हम लोग खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? खींचते हैं। तो 3.5 खींच लिए, फिर 3.6। इसका मतलब क्या बता रहा है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में जो है ना वो 10 को संख्या को दिखाता है कि हाँ ये 10 संख्याएं हैं इसमें। क्लियर? लेकिन क्या सिर्फ 6 और 7 के बीच में देखो 10 है, 9 और 10 के बीच में देखो 10 है, लेकिन ये 10 नहीं है, उसके बीच में अनगिनत संख्या है। कैसे हम लोग जानेंगे? देखो आराम से, देखो ध्यान से, हम लोग थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। जैसे 1 और 2 यानी कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2, तो 1 और 2 को अगर हम जूम करेंगे तो ठीक इस तरीके से आएगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 2.1 के बीच में जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 और 2 के बीच में सिर्फ 10 संख्याएं। फिर अगर हम लोग इसको इस तरीके से और इसके बीच का देखेंगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे जैसे आएगा 1.2 को लिख रहे हैं, 1.2 लिखे तो यहाँ पे जाएगा 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 और यहाँ पे आ जाएगा 1.3। तो 1.2 और 1.3 के बीच में भी हम 10 संख्याएं दिखा दिए। फिर इसी तरीके से हम लोग जब इसको जूम करेंगे तो 1.231, 1.232 या फिर किसी भी संख्याओं के बीच में 10-10 करके हम लोग इतनी संख्या बांट देंगे जो जिसका कोई सीमा नहीं है। और सारे संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब बोलोगे सर इसको p/q के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो जैसे 1.4 हो गया, तो 1.4 को अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे 1 देते हैं, उसके बाद जितना नंबर उतना 0, ये तो देखा होगा। तो 2 7 14 और 2 5 10 यानी कि 7/5, ये भी तो एक परिमेय संख्या है। यानी कि 1.4 को हम 7/5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 7 को जब 5 से भाग देंगे तो 1.4 ही होगा। ये मैथ बताता है कितना इजीली। तो मान लो जब 1.4 को हम p/q, तो जितनी भी संख्याएं हम लोग अभी देख रहे हैं सारी संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं यानी कि और वो दोनों पूर्णांक भी हो और नीचे 0 नहीं होगा, इसका मतलब वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो देखो इससे हमको क्या पता चला कि सर 2 और 3 के बीच में तो यहाँ पे 10 तो परिमेय संख्या हो गया, फिर उस 10 के बीच में और 10 को हो गया, ये फिर देखो अभी तो हम लोग किसको किए, इसके बीच में 10 को निकाले, फिर इसके बीच में 10 को, इसके बीच में 10 को, 10 को, 10 को, 10, 10, फिर 10, समझ में आ रहा है कितना तक निकलेगा, 10 10 करके। फिर इसके बीच में देखो, इसके बीच में हम फिर निकाले, फिर इसके बीच में देखो 100 को नंबर निकाल दिए, फिर कोई 2 को काट लेंगे, फिर 100 को निकाल देंगे, मतलब इतना नंबर हो जाएगा कि खत्म ही नहीं होगा। और सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब तुमको ये अंदाजा लग गया होगा कि 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, अनंत परिमेय संख्या है। तो किताब में तुमको अनंत नहीं देगा, हो सकता है क्या दे देगा बाबू कि 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए, 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देता है। तो हम लोग सीबीएसई बोर्ड के लिए तो थोड़ा सा दे भी देता है, जैक बोर्ड के लिए तो पूरा एनसीईआरटी दे देता है। फिर भी हम जितना बता रहे हैं, सीबीएसई बनाओ चाहे आईसीएसई बनाओ चाहे जैक बनाओ, इस क्वेश्चन से नहीं छूटेगा। वीडियो बार बार बोल रहे हैं, मेरा हर एक चैप्टर हर एक वीडियो लंबा आएगा, एकदम अगर पढ़ना है यहाँ पे भरोसा कर पढ़ लो। यहां से पढ़ने के बाद तुमको ट्यूशन पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, गारंटी। या तो फिर क्लास नहीं ले पाएंगे, अलग मैटर है, क्लास लेंगे तो मेरे क्लास करने के बाद ट्यूशन पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। अब देखो बाबू, कहने का मतलब है कि अब हम लोग समझते हैं उस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन का हम आंसर दे चुके थे, अब एक बार हम फिर से उसको करते हैं ओपन। देखो पहला यानी कि पहला क्वेश्चन हम अभी क्लियर कर लिए तुम्हारा। ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, या 6 नहीं, अगर 6000 बोले फिर भी निकल सकता है, ठीक है। ये तो अगर इजीली क्वेश्चन है तो 3 और 4 के बीच में तो हम लोग कोई भी बच्चा निकाल लेगा, यानी कि सर संख्या लेगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है सर, ये तो कोई भी निकाल लेगा। यानी कि एक जगह पर मान लो कि ये 0 है, ये 1, यहाँ 2, यहाँ 3 माने, यहाँ 4, तो 3 और 4 के बीच में सर 3.1, फिर 3.2, 3.3, 3.4,
3.5 लीजिए ना सर, आपको तीनों को चाहिए, कोई को 3 ले लीजिए। ये तीनों यार सही बात है, 3.1 या 3.2 3.3 3.4, ये 3 परिमेय संख्या मान लो 3 हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 और एक 3.6 को ले लो तो 6 परिमेय संख्या हो गया। यानी कि 3 और 4 के बीच में 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 और 3.6 ये सभी क्या है परिमेय संख्या है, एक जरा नंबर नहीं कटेगा। लेकिन हम सिर्फ नंबर के लिए नहीं बता रहे हैं, हम लोग कैसे समझेंगे कि 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या और किस मेथड से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दूसरा मेथड यूज करते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी इस मेथड से निकाल सकते हैं। शॉर्टकट के लिए हम बता चुके हैं। अब देखो कैसे क्या होता है। जैसे ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का क्या था कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। तो बाबू हम बोलेंगे इस टाइप से लिख लेना। देखो यहाँ पे 3 लिखना, 3/1 कुछ नहीं, जिसके नीचे उसके नीचे 1 इस तरीके से दाग देना। यहाँ 4/1 लिखना। ठीक, अब जब हम लोग किसी नंबर को p/q के रूप में लिखते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंश। इसको क्या बोलते हैं अंश, और इसको क्या बोलते हैं बाबू हर। इसको क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। तो ये अंश और ये हर हो गया। तो याद रखना है कि जब हर बराबर हो, यानी कि जब नीचे वाला बराबर हो तब ये रूल फॉलो होगा, और नहीं तो पहले बराबर करना पड़ेगा आसानी के लिए। तो हम दे देंगे एग्जांपल, तुम्हारे बुक इसमें तो नहीं है, हम एक्स्ट्रा बुक से दे देंगे। देखो ध्यान से, तो ये 3/1 लिख सकते हैं, 4/1। हमको कितनी परिमेय संख्या निकालने बोली है 6 बोला गया है। तो एक काम करना, अगर 6 बोले तो उससे एक ज्यादा या फिर कितना भी ज्यादा कर सकते हो, उससे ज्यादा 6 से ज्यादा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 8 परिमेय संख्या निकालने बोले तो 9 से गुना करो, ऊपर नीचे 10 से गुना करो। अगर 20 परिमेय संख्या निकालने बोले तो ऊपर नीचे 21 से गुना करो या 22 से गुना करो। तो खैर वही बात नहीं है। अभी हम लोग 6 परिमेय संख्या निकालने बोला तो हम लोग ऊपर नीचे ज्यादा नहीं, हम बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं, 7 से गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं 7 से। कोई बोलेगा नहीं सर 6 से ज्यादा तो 8 भी होता है, तो ऊपर नीचे 8 से गुना करो, कोई दिक्कत कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे हो गया बाबू 7 तिया कितना हो गया 21 और बटे कितना हो गया 7 और 7 4 कितना हो गया 28 बटे कितना हो गया 7। तो तुमको मालूम है कि 21 और 28 के बीच में जो तुम 6 संख्याओं निकालोगे वो क्या क्या हो जाएगा। यानी कि हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या क्या होगा। तो 6 परिमेय संख्या होगा 22/7 23/7, ठीक है, फिर 24/7 25/7 26/7 27/7। अब तो 28/7 नहीं, उसके बीच में चाहिए 1 2 3 4 5 6 को निकल गया। तो ये परिमेय संख्या हो गया। बोलोगे सर कैसे जानेंगे ये परिमेय संख्या, बटे में किया तो पॉइंट। तुम किसी को भी भाग देके देख लो वो 3 के बीच में ही आएगा। मान लो हम 25 को दे रहे हैं 7 से, देखो 7 तो क्या हो गया 7 तिया 21, 4 हो गया 10.0, 7 5 35, यानी कि लगभग 3.5 कुछ समथिंग आया, यानी कि 5 हो गया, फिर 10.0 7 7 यानी कि 3.57 के करीब आया। यानी कि किसी को भी भाग दोगे तो 3 और 4 के बीच में ही आएगा। तो रूल ये था। अब जैसे तुमको पहला क्वेश्चन क्या था 3/5 या 4/5 क्या था, उस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलो बार बार खोलना पड़ रहा है। 3 और 4 के बीच में हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आएगा तो कमेंट करना, समझना। उससे भी नहीं समझ में आए जब तक व्हाट्सएप को भी संभाल पाएंगे, व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन भी हम बता चुके, ठीक। अब इसे 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं ना, ध्यान से देखो 3/5 इस तरीके से लिखना, डैश देना, यहाँ 4/5 लिखना। सबसे पहले देख लेंगे कि हर बराबर है, तो देखो इसमें एनसीईआरटी में तो हर बराबर दे दिया कि नहीं दिया, तो झंझट नहीं है। कितनी परिमेय संख्याएं बोली है 5 परिमेय संख्या बोली है। तो 5 बोली है तो 5 परिमेय संख्या से ज्यादा, 5 से ज्यादा क्या हो सकता है 6 हो सकता है 7 हो सकता है, तो हम थोड़ा सा ज्यादा लिख लेते हैं, चलो 8 लिख देते हैं। ऊपर नीचे कितना से गुना किए 8 से, हम 6 से भी कर सकते हैं, हम पहले बोले 8 तिया कितना हो गया 24 बटे 8 पंचे 40 और 8 चारे कितना हो गया 32 बटे 8 पंचे कितना हो गया 40, ठीक है। अब 24 और 32 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 24 और 32 के बीच में
25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, 30/40, इसी तरह करके 31/40 तक हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को लिखना बस कितना है, 5। तो 5 परिमेय संख्या किसके किसके बीच में, देखो इस काटेंगे ना तो ये 3/5 ही आएगा, क्लियर। यानी कि अब हम लोग लिखेंगे 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं क्या होगा, 5 परिमेय संख्याएं हो जाएगा तुम्हारा 25/40, 26/40, 27/40, 28/40 और 29/40। 5 क्लियर हो गया। तो यही 5 परिमेय संख्याएं हैं। अगर 10 बोले तो ऊपर नीचे 10 से ज्यादा किसी नंबर से गुना कर देना, इजीली होता है। तो हम 1 ज्यादा करते हैं, 5 बोलता है तो हम 6 से करते हैं। हम वही चीज किताब में करेंगे। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो हम टोटल बोले के बेस के साथ पढ़ेंगे, वीडियो जरूर लंबा हो रहा है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या सही है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या का मतलब होता है जो 1 से स्टार्ट हो। हम ये बोले शॉर्टकट में याद रखने के लिए, 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ सवाल क्या कर रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो देखो क्या 1 एक पूर्ण संख्या? हाँ है, 2 भी है, 3 भी है। तो जितना प्राकृतिक संख्या सभी संख्याएं क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यानी कि पहला नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। देखो पूर्णांक जब भी आए ना तो हम लोग क्या डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, ये सभी पूर्णांक है, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0। तो बात को समझो, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अब इसे -1 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे -3 एक पूर्णांक, सॉरी क्या पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपूर्णांक का मतलब हो गया जैसे 0 हो गया, +-1 +-2 +-3, यही है। तो नहीं, ऐसा ये असत्य होगा। असत्य क्यों होगा, असत्य होगा प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। जैसे मान लो 3/2, तो 3/2 कितना हो गया, 1.5 करेंगे भाग, तो 3/2 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक देखो ना ये पॉइंट में है ना। तो यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हम एक्सरसाइज आज पढ़े, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1, उसके साथ जो हम बेसिक दिए हैं, हो सकता है कि हम अपने हिसाब से बेस्ट देने का कोशिश किए, फिर भी कुछ कमी रह गया होगा तो जरूर बोलना बाबू साहब, ताकि कुछ तो तुम्हारा कमेंट, तुम्हारा सब्सक्राइब करो नहीं करो उससे मतलब नहीं। मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि हम बच्चे को पढ़ा सकें और कुछ दे सकें। अगर मान लो कुछ कमी रह गया है तो उसको कमेंट मत करो कि ये कमी है। वीडियो मेरा हर वीडियो लंबा होगा, हम मान रहे हैं, क्योंकि हम पूरे बेस के साथ ही पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 तुम लोगों को अच्छे से बता पाए। आगे का एक्सरसाइज 1.2 उसमें हमको बेस बताने का नहीं रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये बता चुके हैं। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे एक नए प्रश्नावली के साथ। Thank you so much.